बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ। मरियम नवाज़ साहिबा वाइस प्रेसिडेंट है PMLN की, वो एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से आज इस्लामाबाद में अदालत जाती हैं। उनकी डेफिनेटली आज हेयरिंग थी। जब हेयरिंग के मौके पर वो गई तो हेयरिंग से कहीं ज़्यादा PMLN की जो अप्रोच है टुवर्ड्स द इश्यूज़ वो सामने नज़र आई। सबसे पहले कहाँ से शुरू करें भाई? हमें ये बताया गया कि जी ये जो केस है एवनफील्ड वाला, ये बिल्कुल ही खोखला केस है। ये एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस है जिसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है PMLN की। लिहाजा जब ये आगे फर्दर अदालतों में जाएगा, हायर अदालत में जाएगा, हाई कोर्ट्स में जाएगा, तो इसमें ना कोई ख़ास किस्म के सबूत है, ना कोई ख़ास किस्म के गवाह हैं, तो ये केस जो है आनन फानन रफा दफ़ा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे तारीख पे तारीख पढ़ती गई, हेयरिंग पे हेयरिंग पढ़ती गई, तो हमने देखा कि हर हेयरिंग पे जब मरियम नवाज़ साहिबा PMLN जब जाती है अपने इस केस को डिफेंड करने के लिए, तो ये केस फर्दर इल्तवाह का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं आज की ही बात करूं तो आज सबसे बड़ी चीज़ जो हमें पता चली वो ये था कि पिछली हेयरिंग के अंदर वकील बीमार हो गया मरियम नवाज़ साहिबा का, और अब पता चलता है कि जो वकील है उन्होंने केस लड़ने से ही मना कर दिया। मतलब कि क्या मैं ये सवाल इस प्लेटफॉर्म से उठाने में हक बजाने हूँ कि नून लीग पर, मरियम नवाज़ पर, PMLN पर यह दिन भी आना था कि एक मामूली सा वकील जो है वो ये केस लड़ने से इनकार कर दे, और क्योंकि नया वकील चाहिए और उसके लिए जो मोहलत मांगी गई मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से, उनके वकीलों की तरफ से जो भी वहाँ पर मौजूद थे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए आज के लिए, वो 1 महीने की मजीद मोहलत थी ताकि वो एक नया वकील रख सके। नंबर 1। नंबर 2, आज मरियम नवाज़ जो है वो खुद दलाइल देती हुई भी नजर आई। उन्होंने एक अपनी पिटिशन फॉरवर्ड रखी और उन्होंने कहा कि इससे पहले कि मैं बाकायदा तौर पर इस केस का आगाज़ हो आज की इस समात का, वो एक पिटिशन फॉरवर्ड करना चाह रही हैं ताकि लोगों को ये पता चले और सबको पता चले कि ये केस क्यों शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इसके क्या मुहर्रकात थे, और तमाम कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ जाए। तो सवाल ये भी उठता है जो हम आज इस प्लेटफॉर्म से पूछेंगे कि एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से आवाम को, कौम को, अदालत को, सबको कच्चा चिट्ठा खोलकर सामने रखने के लिए मरियम नवाज़ को, PMLN को 3 साल लग गए। ये सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं पूरे तौर पर PMLN की सियासत की बात करूं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खामोश हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जैसे जो सीनियर सीजन्ड लीडर हैं वो कभी नवाज शरीफ साहब से रब्ता करते हैं, क्या करना है भाई, पार्टी को कैसे चलाना है। और अभी रिसेंटली आज प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ साहब PMLN से उनका रब्ता हुआ और उन्होंने कहा कि भाई किस तरीके से मोटिवेट करना है वर्कर्स को, बिकॉज जो PMLN की एक हैरानकुन किस्म की खामोशी है वो सीजन्ड और सीनियर लीडरशिप को भी पार्टी में समझ नहीं आ रही है, और लग ये रहा है कि मुल्की सियासत के जो मामलात हैं वो PMLN के हाथों से बाहर निकलते जा रहे हैं। इन सब पर हम एक्सटेंसिवली बात करेंगे, लेकिन आज के पैनलिस्ट मैं आपके सामने रख देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया है जी सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब ने, वजीर है बैतुल माल सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के, इसके अलावा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है जी कादिर मंदुखेल साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सिटिंग MNA है। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन किया है जी दानियल चौधरी साहब ने, रहनुमा है PMLN के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले यावर बुखारी साहब, मैं ऑपोजिशन का क्या प्रॉब्लम है ऑपोजिशन से पूछेंगे, आप भी अपने सवाल तैयार कर लें जो आपने दानियल चौधरी साहब से ऑपोजिशन से पूछने हैं कि क्या कर रहे हैं, क्या होना है। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे सवाल कर लूँ कि वो जो अगले इलेक्शंस होने वाले हैं जिसके लिए आप लोग इलेक्टोरल वोटिंग की तरफ जा रहे हैं, EVM की तरफ जा रहे हैं, वो तो इलेक्शन कमीशन ने भी आज रिजेक्ट कर दी, और सिर्फ रिजेक्ट नहीं की, 37 ऑब्जेक्शंस उसके ऊपर लगाए। लेकिन उसके बावजूद मैं शिबली फराज को सुन रही थी इन तमाम रिजेक्शंस के बावजूद, और वो कह रहे थे जो चाहे मर्जी हो जाए, हमारा काम है कानून साजी करना, हमने तो इंतखाबात ऐसे ही कराने। ऑपोजिशन नहीं मान रही और इतनी इंसिस्टेंस आ रही है हुकूमत की तरफ से, तो फिर डाउट होता है कि ऐसा क्या है इस EVM में जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कीन है उसके थ्रू इलेक्शन कराने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए सबसे पहले जो इश्यूज उठते हैं ना कि हम सियासतदान, हम डेमोक्रेट्स, सो कॉल्ड डेमोक्रेट्स, हम लोगों को सबसे पहले खुद डेमोक्रेसी समझनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। हम लोग खुद अपने आप को सबसे ज़्यादा बदनाम करने में हम खुद ही मुलव्विस हैं। कई लोग ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ साहब बाहर बैठ के कहते हैं कि 21 करोड़ को चंद लाख रूल करते हैं। वो चंद लाख रूल नहीं करते हैं, हम चंद लाख को रूल करने देते हैं, तब वो रूल करते हैं। हम उनको स्पेस देते हैं, अपनी नाअहलियों की वजह से, अपनी बदअमली की वजह से हम लोग उनको स्पेस देते हैं, और जब भी हमने स्पेस किसी को दी उसने स्पेस कवर करनी है। ये लॉ ऑफ नेचर है। अभी जहाँ तक बात है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का क्या इशू है, देखें एक बात बहुत क्लियर कट है जो मैंने कल परसों भी एक प्रोग्राम में कही कि बदकिस्मती से
इस मुल्क के अंदर जो भी गवर्नमेंट आई है और इसके अंदर पार्टी को आप छोड़ दें, अपोजिशन ने हमें हमेशा एहतजाज ही किया है। अभी ईवीएम में क्या ऐसा इशू है कि जो गवर्नमेंट चाहती है कि हो और जो अपोजिशन चाहती है कि ना हो? जो मेरी सोच, और मैं भी सियासत में, मेरे चचा मुझसे पहले एमपीए थे, उनके हमेशा कॉन्स्टिट्यूंसी को मैंने संभाला पीछे, उसके अंदर इशू क्या आता है जो हमने देखा है कि जितनी बोगस वोट्स दर्ज हैं वो सारी आउट हो जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। एक बात, हल्के में कई जगह, मेरे पास अभी कैंट का इलेक्शन हो रहा है, वो चंद 250 वोटें कैंट में भी दर्ज हैं और वो एक साथ वाले मोहल्ले में दर्ज हैं जो म्यूनिसिपल कमेटी का हल्का बनता है, और जज के पास जाके ये इसके ऊपर बकायदा केस किया गया, उसका कोई आज तक फैसला नहीं आया है। तो ये डबल वोटिंग जो है, दो जगह इंदराज वोट्स का, ये सारा खत्म होता है। हमारा फलसफा ये है कि जब डबल इंदराज खत्म होगा और फौरन रिजल्ट आएगा, उससे हम लोग कम से कम ये 35 जो नुकात उन लोगों ने डाले हैं इलेक्शन कमीशन ने, वो 35 नहीं 50 डाले, वो 35 नहीं 50 डालें, उनको दूर करना हमें हमारा जरूरी है। देखिए, अगर इलेक्शन कमीशन कोई करती है कि भाई 35 हैं फिलहाल, मैं कहता हूँ 50 भी हों, 37 एतराज़ात, 37 है, तो 37 है, तो हमें उनको एक एक करके दूर करने की जरूरत है। इसमें होगा क्या, जब हम इलेक्शन कमीशन को सेटिस्फाई करेंगे, अपोजिशन भी सेटिस्फाई होगी। इलेक्शन सिर्फ हमारे कहने से शफाफ नहीं होता, इलेक्शन शफाफ होने से शफाफ होता है। और शफाफ होने से कैसे होगा कि जहां पे अपोजिशन भी एक्सेप्ट करे, हाँ अभी ईवीएम सही है, अभी ये दुरुस्त है। अभी जो आपके इलेक्शंस होते हैं, इसके अंदर जितनी बोगस वोटें हैं, जितनी धांधलियां होती हैं, और जिस का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो वहाँ पे करता है। और अगर यहाँ पे हम लोग इस एतराज़ को दूर कर दें, जो भी अगली गवर्नमेंट आएगी उसके ऊपर किसी को एतराज़ नहीं होना। और सबसे बड़ी बात ये कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी ये है कि असेंबली में बैठ के ये कोई ना कहे कि ये ऐसे हुआ और ये ऐसे हुआ। ठीक है, मैं ज़रा आगे बढ़ती हूँ। कादिर मंदखल साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? सवाल रख सकती हूँ आपके सामने? जी प्लीज़। कादिर मंदखल साहब ये कह रहे हैं एतराज़ात दूर करेंगे, ये बहुत अच्छी बात याबर बुखारी साहब ने की है। आई मीन सिटिंग मिनिस्टर हैं, कैबिनेट का हिस्सा है पंजाब में, अगर ये बात कह रहे हैं तो आई थिंक सो किसी सॉलिड ग्राउंड पर ही कह रहे होंगे। वो कह रहे हैं कि हम तमाम एतराज़ात दूर करेंगे। अगर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी बटन के अंदर एल्फी डालने से मशीन जो है वो जाम हो सकती है, रुक सकती है, कोई सबूत नहीं मिलेगा, व्हाट्सएवर जो भी एतराज़ात है वो दूर करेंगे, तो अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ बैठने के लिए तैयार है? देखिए बेनिश, सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल में आपने जवाब पहले दे दिया है कि शबली बराज साहब ने ये कहा कि हमारा काम है कानून साजी हम करेंगे। अब वो पिछले कई महीनों से इनकी ये तमाशा पूरा पाकिस्तान देख रहा है, और ये डबडबी जो मशीन ले आए हैं, ये जालसाजी के लिए जो उन्होंने बना के डिज़ाइन किया है, ये कौमी असम्बली में भी रखा गया। और आपको याद होगा, मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ कि उस मशीन को चलाने के लिए, उस मशीन को बताने के लिए इनका यूरोप से पड़ा हुआ वज़ीर आज़म इमरान खान नियाज़ी साहब की बात कर रहा हूँ, उनको 4 आदमी खड़े थे, उनको बता रहे थे ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। हमने उस वक्त भी कहा कि ये सबसे पहले तो आम आदमी इसको ऑपरेट कैसे करेगा, और अगर इनका ये कहना है कि हमारा कोई बंदा खड़ा होगा, क्या बंदा ये वही तो नहीं होगा जिनकी वजह से ये लोग आए? नंबर 1 बात, शक शुबा तो पहले से पीपल्स पार्टी ने पहले दिन ये कहा। फिर ये बजिद थे, चलो जो भी थे, हमने पहले ही कहा कि ये यूरोप में, इंग्लैंड जैसे मुल्क में नाकाम हो चुका है, और यूरोप के बहुत सारे ममालिक में ये नाकाम हो चुका है, और ये मशीन 15 मिनट के अंदर हैक हो सकता है, ये भी बात आ गई है। हमारी बात को तूने रद्द कर दी हर तरफ से कि नहीं जी ये तो चाहते हैं, नहीं चाहता है कि पाकिस्तान तरक्की, ये तो नहीं। हम तो कहते थे कि हम चाहते हैं पाकिस्तान तरक्की करे, हम ये नहीं चाहते कि एक बटन से 2023 का आप इलेक्शन जीते, जो कि हम होने नहीं देंगे आपको। नंबर 1 बात। अब आज जो इलेक्शन कमीशन का 2 दिन से जो इनके एतराज़ात आ गए 37, मैं ये सोच रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो एतराज़ात उठाए थे वो बड़ी वैलिड है। उन्हें ये कहा कि ये मशीन रखेगा कौन, सेव कौन करेगा, इसकी सॉफ्टवेयर जो है ना वो चेंज हो सकता है, इसको रखवाली कौन करेगा, ये 1.5 खरब रुपए इसके ऊपर कम से कम खर्च आएगा। 1.5 खरब रुपए यानी 150 अरब रुपए। अब 1.5 खरब रुपए ये खर्च करेंगे, और वो भी पॉसिबल नहीं है
क्योंकि 2 साल के इलेक्शन में इतने जल्दी ये सारी चीज़ें मैनेज करना, फिर लोगों को ट्रेन करना, जो सारी वो सारी एक शेख चली वाली कहानी, चल उसको भी छोड़िए। मैं ये समझा कि जब ये इलेक्शन कमीशन ने एतराज़ात, पहले भी इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को खत लिखा कि ये आइन से मुतसादम है, आप जो काम कर रहे हो या जो चीज़ें आप ज़बरदस्ती ला रहे हो, ये इलेक्शन कमीशन खत लिख चुका है, इनको किसी को नहीं पता, तो ये सारे अखबारात में, टीवी चैनल में आ चुका है, उसको भी छोड़िए। जब ये 37 एतराज़ात लगा दिए, आप यकीन करेंगे मैं अंदर से तसली मुझे हो गई है, मैंने कहा अब तो कम से कम उनके पास कोई बात ही नहीं है ये तो। लेकिन जितना बेशर्मी से इनका वजीर आज डिटाई से उसको बयानात दे रहे थे, जवाब दे रहे थे, मैं तो उसकी शक्ल देख रहा था कि ये उसी बाप का बेटा है, उसी बाप का बेटा है, ये इक़्तिदार के लिए इतना गिरगिट की तरह रंग बदलता है। उन्हें ये कहा कि 37 एतराज़ात लगाए, 37 में तो 27 का ताल्लुक नहीं मशीन से। चलो मैं सोच रहा था कि थोड़ी देर में आप ये बोलेंगे 10 जो एतराज़ात है वो मशीन से मुतालिक, वो हमारा काम नहीं, इनका काम है। वो भाई जिनका काम है वही बता रहा है आपको कि 37 एतराज़ात है, ये मशीन जो ना फिजिबल नहीं है, ये एतबार के काबिल यानी नहीं आप है, रद्द करते हैं। अच्छा, इसको भी सारी चीजें रद्द में इलेक्शन कमीशन जो कराना है। सबसे पहले बेनिश बात ये है, मुझे तो हैरत है, बहुत सारे यावर साहब भी पढ़े लिखे होंगे, बात यह है कि इनको ये बताना पड़ता है कि बाबा जिस तरह आपके हुकूमत, आपका वज़ीर आज़म जिस तरह वो ज़बरदस्ती ये मशीन हमसे मनवाने के लिए या जिस तरह ऐलानात करे, सबसे पहले तो इनकी बड़े अच्छे अच्छे वकील इनके पास मौजूद है, वो ये नहीं बता रहे बाबा आपका क्या काम है इस मशीन से, आपका इलेक्शन कमीशन से क्या ताल्लुक है। एक वकील हमारे पैनल में भी हैं सर, जो आपने अगला इलेक्शन, जरा नून लीग से पूछ ले। अगला इलेक्शन जब होगा तो अगला इलेक्शन अगर ये बच गए अपोजिशन की तकसीम से और ये बच गए तो 3 महीने पहले आएगी केयर टेकर, और केयर टेकर भी मॉनिटर करेगी, और इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। वो खुदा का वास्ता इनको कोई बता दे बाबा आपका काम नहीं है। अच्छा, समझाते हैं सर, आप समझा तो रहे ना। आज़म तो बन गए, मैं आगे आज़म तो बन गए, आपको ये काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम है, उसने रद्द किया इसको। चलिए जी, हमारे पैनल में भी हमारे खुशकिस्मती है कि वकील भी हैं एक, और ऑब्वियसली पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुस्कुराए बता रहे, ये जरा बता दे इलेक्शन कमीशन का काम है, पूछते हैं सर। पूछो जो ये। अच्छा सर, दानियाल से तो सवाल पूछने दें, इलेक्शन कराना, दानियाल से तो पूछने दें जी। दानियाल साहब, आप वकील भी हैं, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो तजवीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, बल्कि तजवीज़ क्या, इन्होंने तो अपना फैसला सुना दिया कि भाई पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए ना, हमने तो इलेक्शन इसी ईवीएम के तहत कराने हैं। योर टेक ऑन इट, हाउ एंड व्हेन इट विल बी पॉसिबल सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश इनसे बात की, जब पूछा मैशत को बेहतर कैसे करना है, तो इन्होंने जवाब दिया मुर्गी लो, वो अंडा देगी, अंडे के ऊपर मुर्गी को बिठाओ, रोज़ उठा के देखो कि चूज़ा निकला नहीं निकला, 30 दिन बाद जब वो दोबारा अंडे से चूज़ा निकलेगा, उस चूज़े को बेचो और फिर ये प्रोसेस शुरू करो, भैंसे लो और दूध बेचो। इन्होंने मैशत को बेहतर करने का ये तरीका सिखाया था। इनके पास बजट में जमा करने के टैक्स कलेक्शन में आज वो हदफ 3 साल गुजरने के बाद भी उधर ही है जितना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़माने में छोड़ के गए। 4000 अरब तो इनसे जमा नहीं हो रहा, इनसे पाकिस्तान की अफवाज के तनख्वाहें दे ही नहीं जा रहे, अपने शोहदाओं को वेलफेयर ट्रस्ट की इनको इनके पास पैसे देने के लिए नहीं है। आपके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, जो बेवाएँ हैं, उनकी पेंशनें देने के पास इनके पैसे नहीं हैं, और ये कहते हैं कि इनके पास 100 से प्लस हज़ार अरब रुपया ये मुख्तस करेंगे अपनी मशीनों के लिए। फिनिश नंबर 1, देखिए आप किसी चीज़ को रिकमेंड करते हो तो आप उसको रिकमेंड करते हो जब अपनी परफेक्ट स्टेट पे होती है। आज बरतानिया, अमेरिका और एडवांस 3 ममालिक में भी ये मशीन नहीं यूज़ हो रही क्योंकि फ्लॉज और इन प्रॉब्लम्स की वजह से। अगर पहली चीज़, अगर इनको ये मशीन ठीक लगती है और इनको लगता है कि इन्होंने इस्तेमाल करनी है, पहला तरीका अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट टेकिंग ऑन ऑल स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड। क्या उन्होंने लिया, उसको वेट कराया, नहीं कराया। फिर दूसरा, इसको पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम, अपनी जुडिशरी जो इसको देखते हैं, उनसे वेट कराना चाहिए इनको, उनसे कराया, नहीं कराया। फिर तीसरा, इलेक्शन कमीशन से वेट कराना और इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल। इन तीनों चीज़ों के बाद, 0 फ्लॉज के बाद ये चीज़ करनी चाहिए थी। इन्होंने कोई फ्लॉज एड्रेस नहीं किए, तो आज हम फिर नॉन फ्यूटाइल डिबेट कर रहे हैं। आज हम फिर वही बहस कर रहे हैं कि मशीन ठीक है या गलत है, मशीन को करना है या नहीं करना। देखिए, इनको बड़ी सिंपल चीज़ है, मेक द मशीन फ्लॉलेस, ब्रिंग इट टू द पार्लियामेंट,
bring it to the forum, send it to the committees, and we'll talk about it. चलें, मुझे एक ब्रेक लेनी है एंड मील वाइल जिस तरह दानियल चौधरी साहब जो हैं वो इस टाइम पे अपने इस इलेक्शन ऑफिस में भी बैठे हैं, इनकी ऑडियो भी ज़रा हम मजीद थोड़ी फिक्स करते हैं। एक छोटा सा वक्फे के बाद वापस आएंगे तो ऑब्वियसली PMLN क्या कर रही है ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद आप लोग को खुश आमदीद कहते हैं। सैयद यावर अब्बास बुखारी साहब हैं, कादिर मंदुखेल साहब हैं, दानियल चौधरी साहब हैं मेरे साथ। दानियल, बहुत अजीबो गरीब से हालात आपकी पार्टी के चल रहे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्या इतने बुरे दिन आने थे आपकी पार्टी पर कि आप लोगों को कोई वकील नहीं मिलना था केस लड़ने के लिए और मरीम नवाज को खुद अपने दलाइल देने पड़े थे? विनेश, क्योंकि मैं एक वकील हूँ, मैं इस चीज़ का शायद आंसर काफ़ी लोगों से बेहतर कर सकूँ कि यहाँ एक नॉर्मल प्रोसेस होता है कि अगर वकील या आपके वकला पैनल का जो मेन वकील है उसको कोई इशू हो जाता है तो आपको मोहलत दी जाती है, आपको टाइम दिया जाता है। यहाँ हुकूमती प्रेशर के बाद ये होता जा रहा है कि हमारे वकील जिनको बड़ी सवेयर बैक एक, जिनको सवेयर कोई और प्रॉब्लम्स, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया, उन्होंने अपने कोर्ट से टाइम मांगा गया तो उस चीज़ को मजाक बना के प्रोग्राम्स पे दिखाया गया, उनकी दिल आज़ारी की गई। तो हमें ये तासुर दिया गया कि हम केस को डिले कर रहे हैं। ये बड़ा नॉर्मल नॉर्म है कि जब कोई वकील या कोई आपके पैनल का जो मेन लीड बनता है वो बीमार है तो उसको टाइम दिया जाता है। उसी तरह हमने टाइम मांगा और हमने कहा कि अगर हमारे वकील साहब की तबीयत बेहतर नहीं होती तो हम एक नया काउंसिल एंगेज कर लेंगे। उसमें मरीम साहिबा खुद खड़ी हुई और फिर उन्होंने बात की कोर्ट को बताने के लिए कि हम 4 साल से पेशियां भुगत रहे हैं, हम फैसल वाडा नहीं हैं जो पिछले 4 साल से अपने नेशनैलिटी के केस में भागे में हैं, हम गुलाम सरवर साहब नहीं हैं जो 5-5 साल में हाई कोर्ट में उनकी केसेस लगे रहे और वो नहीं पेश हुए, हम इफ्तिखार चौधरी साहब का केस जो अभी तक 4 साल से इसी हाई कोर्ट में चल रहा है और हुकूमती नुमाइंदों की वजह से डिले हो रहा है, हम वो लोग नहीं हैं। हम ना मालूम जब्बा स्कैंडल की तरह जो आज तक प्रिलिमिनरी स्टेज की इंक्वायरी पूरी नहीं कर सका और उस पर इनके बंदे पेश नहीं होते, हम वो लोग नहीं हैं। हम वाहिद लोग हैं जो सजाएं खाने के लिए अपनी डेट से 5-10 मिनट पहले आते हैं। ना हमने कल डिले की कोई बात की, ना आज की। हमने हर पेशी में, हर तारीख में मरीम नवाज साहिबा, मियाँ साहब के काउंसल्स और जितने और काउंसल्स थे वो सब पहुँचे। हमने कल भी फेस किया, हम आज भी फेस कर रहे हैं और ये हुकूमती और इन लोगों के झूठे वादे और झूठे अटकंडे हैं जिसमें ऐसा ये तासुर देते हैं कि हमारी तरफ से कोई डिले है। हमारी तरफ से ना कल कोई डिले था, ना आज और इंशाल्लाह ना आगे आएगा। पिटिशन की क्या कहानी है, ज़रा प्लीज़ वो भी हमें बता दीजिए ताकि मैं एक ही दफ़ा ऑपोजिशन से इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू लूँ। पिटिशन दायर करना चाहती हैं जिसके अंदर वो ये बताना चाहती हैं कि भाई कच्चा चिट्ठा खोल के सामने है कि ये आखिर एवनफील्ड रेफरेंस है क्या। इट टुक देम सो मेनी ईयर्स, इतने साल लग गए मरीम नवाज को रियलाइज़ करने में कि अब इस टाइम पर उन्होंने कच्चा चिट्ठा जो है उसका शो करना और उसमें कच्चा चिट्ठा शो करके क्या बता देंगी। बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ ने ले लिए, इससे ज़्यादा और क्या बताएंगी? वेयर डिड दिस थ्योरी कम फ्रॉम? यहाँ बड़े बड़े नाम आए, बड़े बड़े लोग जो वकला जजेस जो अपनी किसकी वजह से उन्होंने ये सजाएं दी, ये आप सबके सामने है। एक मैक्सिम है लॉ का, ठीक है ना, कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हम आज जो भी डिलेज हो रहे हैं वो हमारे साथ हो रहे हैं, हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। जो हमारा केस है, जो जज साहब की अपनी स्टेटमेंट्स के बाद आज वो किसको डिले, किसको नुकसान हो रहा है, वो हमारा नुकसान है। क्या वो जज, देखिए ना, क्या वो जज की स्टेटमेंट्स आज इस पूरे केस को उठा के बाहर नहीं फेंक देती? लेकिन फिर भी हम फेस कर रहे हैं, फिर भी हम कोर्ट्स और अपने लीगल सिस्टम के ऊपर एतबार करते हुए, और हमें अपना लीगल सिस्टम के ऊपर एतबार है। हम वो लोग नहीं हैं जो कंटेनर्स पे खड़े होकर जलाओ गिराओ की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को बंद करने की बात करते हैं, जो पाकिस्तान को आग लगाने की बात करते हैं। हम कल भी अपने अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के सामने पेश हुए और इसको स्ट्रेंथन किया और इंशाल्लाह आगे आने वाले कल में भी करेंगे। लेकिन जो हमारा आईनी हक है, जो हमारा आईनी राइट है, एज लीगल टीम हमारा आईनी हक है कि हम जितनी मर्जी से नहीं हम रिट्स दायर करें और जो गलत चीजें हमें बार-बार हुकूमत हमें डिले किए जा रहे हैं, जो बिल्कुल प्रोग्रेसिव है,
और जो बार बार चीज़ें एड्रेस नहीं की जा रही कोर्ट्स की तरफ से, उनके ऊपर उनको इनिशिएट उनको एक रेट के थ्रू या एम्फसाइज करने के भाई हमारा प्रोग्रेसिव है कि एक चीज बताएं, बस लास्ट एक चीज इस हवाले से, फिर मैं यावर भाई की तरफ बढ़ रही हूँ। क्या 1 महीना दरकार होता है नया लॉयर रखने में इस केस पर? इतना वक्त लग जाता है? नहीं विनेश, बाज दफा 6-6 महीने दरकार होते हैं, बाज दफा 6-6 महीने, और हमने देखा है ऐसे केसेस में। क्यों? क्योंकि यहाँ इन्होंने 8 जिल्दें, आज 8 जिल्दें 2 बड़ी बड़ी ट्रॉलियों में आई हैं। आप वो मनाजर देखती कोर्ट में तो आपको हंसी आ जाती कि उन 8 ट्रॉलियों में, जिसमें एक लफ्ज में जज ने लिखा था कि नो करप्शन व्हाटसोएवर वाज फाउंड, ये जज के अपने अल्फाज थे, और वो 8 ट्रॉलियों में पूरे 8 पैकेजेस आए हैं। उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उसको देखने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए, और जो इन्होंने झूठे बोगस बातें की हैं उनको आंसर करने के लिए हम 4-4, 5-5 साल ठीक है। आगे आपका पॉइंट दानियल के लोग करते हैं। मतलब यहाँ पे हेयरिंग खत्म नहीं हुई, यहाँ मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू खत्म नहीं की, वहाँ फारूक हबीब साहब बैठ गए और कहना शुरू कर दिया कि मैं चैलेंज करता हूँ कि मरियम नवाज कहें कि डेली बुनियाद पर केस सुना जाए। सर वक्त लगता है, दानियल ने इतने अच्छे से तो आप लोग को समझाया। मैं दानियाल को पहले एक बात क्लियर कर दूं, जो टैक्स कलेक्शन की बात की थी, इस दफ़ा FBI ने दानियाल सरपास किया था टारगेट को। पहली दफ़ा 261 बिलियन रुपीस रिफंड्स में वापस किए गए थे इंडस्ट्रियलिस्ट को। ये वो बातें हैं कि जो शायद आप लोगों को ना पता हो, लेकिन आपको बता दी, मैं बता रहा हूँ, ज़रूरी समझ रहा था। आप लोग वो पार्टी हैं जिन्हें चीफ जस्टिस को जाके जिसके ऊपर हमला किया था, और आपके पार्लियामेंटेरियंस बीच में थे, MNAs बीच में थे। आप वो पार्टी हैं कि जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को वो बदमाशी के डंडे के जोर के ऊपर निकालने के चक्कर में थे। आप वो पार्टी हैं कि ना किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ चलते हैं, ना किसी चीफ जस्टिस के साथ चलते हैं। आप वो पार्टी हैं कि जिसने मॉडल टाउन में जो कुछ किया और फिर उसको दबाया गया, लोगों को आप लोगों ने कत्ल किए। आप लोग वो लोग हैं कि जिससे इस मुल्क को लूटे। एवन फील्ड का आप लोग हल्फ उठा के, नवाज शरीफ ने झूठ बोला, नेशनल असेंबली में मरियम ने बोला मेरा लंदन में क्या, UK में क्या, पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, साफ झूठ बोला। आप लोग तो वो पार्टी हैं जिनके लीडर झूठ दर झूठ, सिर्फ अपनी जातियात। आप लोगों की पॉलिटिक्स, आपकी डेमोक्रेसी नवाज शरीफ के ख़ानदान से शुरू होती है, नवाज शरीफ के ख़ानदान पे ख़त्म होती है। आपकी डेमोक्रेसी वोट को हक दो, नवाज शरीफ ठीक है तो सब ठीक है। वोट की बेइज्जती होती है अगर नवाज शरीफ आउट होता है। यही वही नवाज शरीफ है, ही इज एन ऑफेंडर, वो उसको सजा भी है। अगर आप इतनी अखलाकियात की बातें करते हैं, आप अपने अंदर जुर्रत पैदा करके टीवी पे बोले कि नवाज शरीफ वापस आए और फेस करे। आप ये बातें तो नहीं करते हैं, ये बातें आप लोग खा जाते हैं। जाती उम्र की जितनी प्रॉपर्टी ली गई, जिस तरीके से ली गई, जिस तरीके से उन गरीबों को वहां पे रोंदा गया, आप लोग उनकी बातें तो नहीं करते हैं। मतलब किसी बातें आप लोग करते हैं। एक तरफ आप लोग सिर्फ ये दिखा रहे हैं कि आप लोग बड़े तुरम खान है। तुरम खान है तो आज भी नवाज शरीफ बैठ के फौज का नाम लिए बगैर फौज को गालियां दे रहा है बैठा हुआ। मरियम ने जो कुछ किया आप लोग देख रहे हैं। एक इदारा जो वाहिद इदारा है और जो आपकी डेमोक्रेसी थी, इसको मटीरियली करप्ट आप लोग को नहीं किया। पिछले 41 सालों में ज़िया हक के साथ मिलके, पीपल्स पार्टी के साथ मिलके आप लोगों ने इसका मॉरल फाइबर तबाह करके रख दिए। आप लोग छांगा मांगी की सियासत आप करते हैं, लोगों को उठा के आप ले जाते हैं, पैसा आप लोग देते हैं, अपने MNA से पैसा आप लेते हैं। मतलब कैसी बातें करते हैं। मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, लेकिन ये बातें गलत है। जहां तक बात है आपने जो मैक्सिमम इस्तेमाल किया, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो व्हाट अबाउट मॉडल टाउन? What did you people do to Chief Justice of the Supreme Court सजाद हुसैन शाह? मतलब वो बातें भूल गए सारी, खत्म कर दे हम लोग। देखिए जहां तक मरियम की बात है, आपका जो वकील था मरियम सफदर का, वो एहतसाब अदालत में 21 तारीख को पेश आया। अगर वो कह रहा है कि मेरी बैक का इशू है तो स्कैन करवाते हैं, देख लेते हैं, झूठ बोल रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कादिर मंदोखेल साहब के लिए सवाल छोड़ा जा रही हो। कादिर मंदोखेल साहब, लगे हाथों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी, अभी यावर भाई ने कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर पूरे पाकिस्तान का सिस्टम खराब किया। आप लोगों ने इनके साथ मिलकर सिस्टम खराब किया है पूरे पाकिस्तान का, ये PTI कह रही है। इसका जवाब चाहिए एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी। दानियल चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, कादिर मंदोखेल साहब, यावर अब्बास बुखारी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कादिर मंदोखेल साहब, ये यावर साहब भी अभी कह रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलकर माजी में इस मुल्क का पूरा स्ट्रक्चर खराब किया है। सब कुछ खराब करने के बावजूद भी आप और बिलावल भुट्टो ये क्लेम कर रहे हैं कि अगली हुकूमत आपकी होगी, ना सिर्फ फेडरल में बल्कि सूबे में भी। सिंध में देख ले क्या हुआ जी, ये सिंध में, ये सुन लेना क्या कह रहे हैं, जरा जवाब दीजिए भाई।
देखिए मेरे ख्याल में सिंध असम्बली का जो अपोजिशन लीडर था फिरदौस शमीम नकवी साहब, अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले होता 2 साल के लिए, अब वो दूसरा आ गया। उसने बयान दिया था कि 2 साल में न नौकरी बनी आई है, न नया पाकिस्तान बना है, न तब्दीली आई। इमरान खान साहब फलाना साहब कोई शर्म होती है, कोई या होती है। उनकी अपनी अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का फिरदौस शमीम नकवी की बात करो, जो कि उसको उठा के आलिम आदिल शेख साहब को बनाया, ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं उन्हीं की बंदे की बात कोट कर लेता हूँ। 3 साल गुजर गए, 3 साल गुजरने के बाद आप वही बातें रिपीट कर रहे हो। आप जब स्टेज पे वहाँ पे वो जो भी आपका पार्टी था, आपको धरना पार्टी कहते हैं, मैं तो कुछ और पार्टी कहूँगा, आप वहाँ पे जो कहते थे कि हमारे पास 200 माशी टीम मौजूद है, जिसका सरबरा अरस्तु असद उमर साहब हैं, और वो 3 महीने में यूं हम पूरे सिस्टम सही कर देंगे नया पाकिस्तान। 3 महीने तो छोड़िए, 3 साल के बाद भी इमरान नियाजी साहब ने अभी पिछले हफ्ते एक एजुकेशन के प्रोग्राम से खिताब करते उसने बोला 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो मैं भी कहूंगा कोई शर्म होती है, कोई या होती है। 3 साल के बाद आपकी फिगर 2 करोड़ से कम नहीं आ रही है, 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। तो भाई या तो आप ये बता दो हम तो बुरे सही है, नून लीग भी बुरा सही है, पीपल्स पार्टी भी बुरा सही है, आप तो दूध की दुले आए। आपने बोला ये सब करप्ट है, सब चोर है, हम सब कुछ कर कर गिनेंगे, और 3 महीने में हमारे पास माशी टीम मौजूद है। 3 साल बाद आप ये मान रहे हो। और बल्कि पिछले दिनों में इमरान नियाजी साहब ने यह फरमाया है कि कोई बटन दबाने के नहीं है नया पाकिस्तान बनेगा, टैक्स दो। और भाई हमें तो पता था कि आपको टैक्स कलेक्शन के लिए जिस तरह आपने खैरात सदके पे शौकत खानम खड़ा की है, जिस तरह खैरात सदके पे आपने निमल यूनिवर्सिटी खड़ा की है, इस वजह से अगलों ने आपको लिया है कि ये जो बाहर के लोग हैं वो पैसे देंगे, ये पूरे पाकिस्तान में माशी जो ना इनकलाब लाएंगे, जो कि उसका गर्व तो चल रहा है इन्हीं चीजों पे। सवाल ये आज 3 साल बाद भी वो इस बात से इनकारी है कि बटन दबाने से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। तो आप ये मान लो कि आपने झूठ बोला था, आप ये मान लो आपने पाकिस्तान गुमराह किया, आप ये मान लो कि, और फिर सिंध की बात करें, आपके कराची में 14 एमएनए फैसल वाडा साहब को भगा के दिखाया, आपके सामने की बात है। और ये दानियाल साहब सही कह रहे, 3 साल में इलेक्शन कमीशन, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसल वाडा से इतना जवाब नहीं ले सका कि बाबा आप ड्यू नेशनल हो कि नहीं हो। 1 तारीख पे मैं नहीं गया, 1 तारीख पे मैं नहीं गया, जो कि मेरे सिंध हाई कोर्ट में पिटीशन चल रही है सेनेट के हवाले से। उस हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने शोर मचाया, और अब मैं 15 तारीख को आपके तवज्जो से इलेक्शन कमीशन को बता रहा हूं कि मैं 15 तारीख को आ रहा हूं। इलेक्शन कमीशन 3 साल बाद भी कोई ऑर्डर फरमा दे, जो कि नहीं होगा। ठीक है। बाकी आप सिंध की बात कर रहे हो, आपके 28 एमएनए, 29 एमपीए, 14 एमएनए के बाद सिंध में कराची में पीपल्स पार्टी ने मेरी सीट जीती है 33 साल बाद, जहां पीटीआई को 6ठे नंबर पे आ गया। पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी, दूसरे पे पीडीएम पूरा 10 जमातें, और तीसरे पे टीएलपी, चौथे पे मुस्तफा कमाल की पार्टी, 5वें पे एमक्यूएम, 6ठे पे पीटीआई आ गई। तो हमारी कारदगिरी तो आप अंदाजा लगा लो कि सिंध में हमारी कारदगिरी क्या है। आपको हमने 6ठे नंबर पे भेज दिया, फिर उसके बाद अब ये कुछ भी नहीं है, ऊंच नीच होती है मेरे भाई। बिल्कुल वहां पे फैसल वाडा ने काम नहीं किया होगा, हो गया होगा, लेकिन सिंध में आप जो हालात देख रहे हैं, मतलब उनके बारे में बताएं। आप हमेशा से आपकी बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों से इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात करेंगे। लुक आफ्टर योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।